आजकल खेती किसानी में एक शब्द फैशन में है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जिसे देखिए वही इसका राग अलाप रहा है। क्या सरकार, क्या किसान, क्या आम इंसान, सब ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अच्छा भी है, केमिकल फ्री अनाज मिले, केमिकल फ्री सब्जियां मिलें, केमिकल फ्री फल और डेयरी प्रोडक्ट मिलें, इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी, इसे श्रीलंका से बेहतर शायद कोई नहीं समझ सकता। एक भरा पूरा खुशहाल देश जिसके हुक्मरानों पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऐसा भूत सवार हुआ कि उन्होंने एक झटके में पूरे देश में इसे लागू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि अब देश भूखमरी की कगार पर है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। श्रीलंका की तबाही की कई वजहें हैं जिन पर खूब बात हो चुकी है। वो बात चाहे विदेशी कर्ज की हो, चाहे चीन के फंसाए कर्ज के जाल की हो, चाहे कोरोना की वजह से बर्बाद हुए टूरिज्म की हो, चाहे राजपक्षे परिवार की मनमानी की। ये अब पुरानी बातें हैं। अब इन पर बात करके श्रीलंका को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन श्रीलंका को अगर अपने भविष्य की ओर देखना है, अपनी आने वाली नस्लों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो एक बार फिर से अपनी पुरानी पद्धति की ओर लौटना ही होगा और उस पद्धति को धीरे धीरे करके ही खत्म करना होगा। वो कबीरदास का एक दोहा है ना कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। और संस्कृत के एक प्राचीन ग्रंथ किरातार्जुनीयम में एक श्लोक है कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। यानी कि बिना विचार किए ही कोई काम अविवेकपूर्ण तरीके से किया जाए तो उससे भयंकर आपदाएं आ सकती हैं। ये उक्ति श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर सटीक बैठती है। चलिए गोल गोल घूमना छोड़ते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। श्रीलंका में मुख्यतः 3 चीज़ों की खेती होती है: चावल, रबर और चाय। श्रीलंका के पास जो ज़मीन है उसका करीब 42% हिस्सा खेती में इस्तेमाल होता है। श्रीलंका की करीब 27% आबादी सीधे तौर पर खेती से जुड़ी है। देश की जीडीपी में भी खेती का हिस्सा 7% से ज़्यादा का है और ये आंकड़े साल 2020 के हैं। अब श्रीलंका में जो खेती होती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा धान का है और श्रीलंका अपनी आबादी को खिलाने का करीब 60% धान खुद पैदा कर लेता था। उसे महज 40% धान ही अपने लोगों को खिलाने के लिए खरीदना पड़ता था, जो वो भारत से खरीद लेता था। सब ठीक चल रहा था, खासतौर से खेती के मसले पर। अभी दूसरी स्थितियों की बात नहीं करते हैं, खेती पर ही फोकस करते हैं। तो कुल जमा बात यह है कि श्रीलंका की खेती बाड़ी लगभग ठीक ठाक स्थिति में थी। लेकिन फिर जून 2021 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने एक आदेश निकाला। उन्होंने कहा कि अब से श्रीलंका में खेती में इस्तेमाल हो रहे केमिकल को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, यानी कि खाद और दवाएं। अब श्रीलंका दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहां पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। ये श्रीलंका के किसानों के लिए एक झटका था, क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि केमिकल फार्मिंग की तुलना में ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्पादन कम होता है, कई बार लागत भी ज़्यादा लगती है। श्रीलंका के किसानों को लगा कि एक झटके में उनका उत्पादन कम हो जाएगा, और वो गलत भी नहीं थे। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन राजपक्षे तो अपनी धुन में थे। उन्होंने चुनाव के वक्त वादा किया था कि 10 साल में ये लागू किया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक झटके में लागू कर दिया। किसी की नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि उत्पादन 50% तक घट गया। जो चाय श्रीलंका के लिए विदेशी मुद्रा जुटाने का जरिया थी, उसके किसानों की लागत करीब 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई और उत्पादन आधे से भी कम हो गया। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका में अनाज महंगा हो गया। सरकार को अपने लोगों का पेट भरने के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने पड़े और इसके लिए खर्च करनी पड़ी विदेशी मुद्रा, करीब $1000 मिलियन। और विदेशी ऋण और तमाम दूसरी वजहों से श्रीलंका सरकार के पास पहले से ही पैसे नहीं थे। नतीजा तबाही, भूखमरी और अकाल जैसी स्थिति, जो अब भी श्रीलंका में बनी हुई है। हालात खराब होने के बाद श्रीलंका की सरकार ने अपना फैसला वापस लिया। हालांकि यूरिया पर बैन जारी रखा, और यूरिया एक ऐसी खाद है जिससे पौधे की लंबाई बढ़ती है और उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। लेकिन ये फैसला जब तक वापस होता बहुत देर हो चुकी थी। श्रीलंका पहले भी अपनी पूरी आबादी को खिलाने भर अनाज पैदा नहीं कर पा रहा था और ऑर्गेनिक बनने के चक्कर में तो उसने अपने देश की लंका ही लगा दी। फैसला वापस लिया और फिर से केमिकल वाली खेती शुरू हुई तो अनाज के पैदा होने और उसके भंडारण में वक्त लगता है। लेकिन इंसान को खाना तो हर रोज़ कम से कम 2 वक्त का चाहिए। भूख तो इंतज़ार नहीं कर सकते, तो लोग सड़क पर हैं,
खाने का इंतज़ाम करने के लिए, और जो इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं वो देश छोड़कर भाग रहे हैं दूसरे देशों में। लेकिन अब आपको एक और मज़ेदार बात बताते हैं। श्रीलंका की राजपक्षे सरकार को जिस ऑर्गेनिक फार्मिंग का भूत सवार हुआ था और जिनकी सलाह पर राजपक्षे ने ये फैसला लिया था, उनका नाम है वंदना शिवा। वो भारतीय हैं और पूरी दुनिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों और रासायनिक खेती के खिलाफ मुहिम चलाती रही हैं। उन्हीं की सलाह पर श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने यह बेवकूफ़ी भरा फैसला किया था। भारत में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, वो लगातार बढ़ भी रही है। 31 मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 43,39,185 हेक्टेयर ज़मीन पर ऑर्गेनिक खेती हो रही है, जो कुल कृषि भूमि योग्य भूमि का करीब 3% है। दुनिया में ऑर्गेनिक खेती के मामले में भारत 8वें नंबर पर है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के पास है, जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। सिक्किम में करीब 100% खेती ऑर्गेनिक के जरिए ही हो रही है। और तब भी भारत के पास इतना अनाज है कि वो खुद की 130 करोड़ आबादी को भी खिला रहा है और दुनिया के दूसरे ज़रूरतमंद देशों को भी आपूर्ति कर रहा है। अब भारत में वक्त है कि धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को और बढ़ाया जाएगा। इसके लिए इस बार के बजट में भी प्रावधान है। लेकिन भारत इस पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे कामयाबी हासिल कर रहा है और श्रीलंका यही मात खा गया है, जिसकी कीमत उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी चुकानी पड़ेगी। तो आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।